हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीहू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक जो है वो औद्योगिकरण का युग है, जो आपके 10th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ता है यूपी बोर्ड में। इसके अलावा ये हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो एक वर्ड लिखा है औद्योगिकरण, इसका मतलब क्या है? जब किसी देश में या किसी भी जगह पर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और कारखाने और कई सारे अलग अलग प्रकार की मशीनों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो औद्योगिकरण कहलाता है। तो बेसिकली हम इस जो टॉपिक है उसको ब्रिटेन के सेंस में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि भारत जो है उस टाइम पर आयात और निर्यात भी कर रहा था अन्य देशों के साथ, इसीलिए भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि बड़ी बड़ी मशीनों कारखानों का जब हम प्रयोग करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए, तो यही क्या कहलाता है? औद्योगिकरण। लेकिन इससे पहले ब्रिटेन में इस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, ना बहुत बड़े बड़े कारखाने उस टाइम पर थे। तो लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि गाँव में सामान को बनाते थे और जो व्यापारी हुआ करते थे वो गाँव में जाकर उन किसानों से या उन लोगों से सामान को खरीद कर और फिर बेचा करते थे। पर किसान जो थे उस टाइम पर केवल कृषि ही नहीं कर रहे थे, बल्कि और अधिक मात्रा में धन को कमाने के लिए वो अन्य कार्य भी करते थे, जैसे सूती वस्त्र बनाना, कपड़े बनाना, है ना, इस तरीके से काम को करते थे ताकि वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। और व्यापारी लोग क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम पर इतनी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो और सस्ते में माल जो है वो गाँव में आसानी से मिल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, शहरों में क्या होता था कि व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था, कई लोगों का मिलकर एक संगठन हुआ करता था। वो किसी भी बाहर से आए व्यक्ति को व्यापार नहीं करने देते थे, इसीलिए वो जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति था वो कहाँ से सामान को खरीदता था? गांव के लोगों से, जो अपने हाथों से सामान को बना रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से चीज़ें जो है स्टार्टिंग में चल रही थी। और क्योंकि उस टाइम पर किसान जो थे वो ज़्यादातर किसान ऐसे हुआ करते थे जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीनों पर जो है खेती करते थे और इस तरीके से अपने जीवन यापन को कर रहे थे। और साथ ही इसके साथ साथ वो किसी वस्तु के उत्पादन करते थे, किसी वस्तु को बनाते थे ताकि वो और अधिक जो है आमदनी को प्राप्त कर सकें और अधिक मात्रा में आय को प्राप्त कर सकें। तो अभी हम क्योंकि औद्योगिकरण जो है वो भारत के सेंस में, भारत में इसका इम्पैक्ट देखेंगे और यूरोप के सेंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कहीं औद्योगिकरण हुआ है तो वो यूरोप में हुआ है। और यूरोप में भी कहाँ पर? यूरोप एक महाद्वीप है और वहाँ पर ब्रिटेन जो है, वहाँ इंग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, उस देश में सबसे पहले जो है औद्योगिकरण हुआ है। और सबसे पहले हम इसे जो औद्योगिकरण देखने को मिलता है वो सूती वस्त्र पर देखने को मिलता है। तो क्या होता था, शुरुआत में ऐसा होता था कि जो व्यापारी हुआ करते थे वो किसानों को क्या करते थे, कच्चा माल देते थे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें कि वो रुई देते थे उनको और उसके बदले में कपड़ा, जो बना हुआ कपड़ा जो है उनसे ख़रीद लिया करते थे। तो वो जो सामान थे वो उस वक्त महंगे थे, क्योंकि हाथ से बनाए जाते थे, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी या किसी भी तरीके का बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, हाथ से बनाया जा रहा है। 1760 से 1840 तक यूरोप में क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का, कारखानों का जो है प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि हम अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर सकें। वही सेम मैंने लिखा है कि इसी को ही औद्योगिकरण कहा जाता है। और इस औद्योगिकरण से पूरी दुनिया जो है, पूरे विश्व में एक क्रांति आ गई, एक दुनिया जो है एक अलग ही मोड़ पर चली गई। और यूरोप जो है उस टाइम पर कई देशों के साथ जो है व्यापार कर रहा था। अब हम फर्स्ट टॉपिक्स में क्या पढ़ रहे हैं कि कारखानों की शुरुआत कैसे होती है। तो इंग्लैंड में क्या है, 1730 के दशक में ऐसा हुआ कि कारखानों की शुरुआत की गई और सबसे पहले जो औद्योगिकरण देखने को मिला वो है कपड़ों पर, है ना। तो कपड़ों के लिए कपास का जो है ज़रूरत पड़ती थी। अब क्योंकि ब्रिटेन में किसी भी तरीके की खेती नहीं है, कपास या फिर और आगे हम चीज़ें देखेंगे, तो इस तरीके की कोई किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती थी। तो ब्रिटेन क्या करता था, जो कपड़ों के लिए जो कपास लेता था वो भारत और अफ्रीका से उसको आयात करता था। इसके बाद क्योंकि कारखानों में के खुलने से क्या हुआ, श्रमिक जो है वो अधिक से अधिक काम करने लगे और ताकि उनका आमदनी बढ़ सके और उनकी जो कार्यकुशलता है वो भी बढ़ गई। ठीक, अब मशीनों का प्रयोग इसलिए किया जाने लगा ताकि उत्पादन को बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सके। अब क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे श्रमिक काम कर रहे हैं, इसीलिए निगरानी के लिए उन पर कोई अलग तरीके से कुछ जो है कोई अलग सिस्टम प्रयोग नहीं किया जाता था उन पर, बल्कि उन पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती थी उस टाइम पर, क्योंकि वो एक ही छत के नीचे जो है काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, औद्योगिक परिवर्तन की गति। तो जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ है उसकी गति जो है वो बहुत ही, उसकी जो रफ्तार थी वो बहुत ही धीमी गति से हुआ, है ना। 1840 में देखने को क्या मिलता है कि सूती वस्त्र उद्योग के कारखानों को, सबसे पहले उद्योगों को बढ़ाया गया। इसके बाद 1840 के बाद ही
रेलवे का प्रसार किया, ब्रिटेन में रेलवे का प्रसार हुआ और इस रेलवे का प्रसार करने के लिए लोहे कारखानों को खोला गया था। अब इन लोहे बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, लोहा और इस्पात चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि ब्रिटेन में इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो भारत या किसी अन्य कंट्री से जो है आयात करते थे। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है कि लोहा कारखानों के लिए उन्होंने लोहा और इस्पात जो है वो अफ्रीका और भारत से जो है आयात करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद क्या होता है, 1873 में ब्रिटेन में लोहा और इस्पात जो है उसकी निर्यात की जो कीमत हो जाती है वो 77 मिलियन पाउंड जो है वो ब्रिटेन का मनी का फॉर्म है। जैसे भारत की मुद्रा जो है रुपया है, ऐसे ही ब्रिटेन की मुद्रा जो है उसको पाउंड कहते हैं। तो उसका जो कीमत था वो 77 मिलियन पाउंड हो गया था और जो सूती वस्त्र उद्योग से भी दुगना बैठा हुआ। ठीक, इसके बाद क्या होता है 19वीं सदी के अंत तक जो श्रमिकों की कुल संख्या है वो 20% तक कम हो गई तकनीकी रूप से, और उनके औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित करना था, है ना उनको। इस लाइन का मतलब यह है कि हम 19वीं सदी तक जब तक आते हैं तब तक श्रमिकों की कुल संख्या जो है वो 20% तक कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। जहाँ हमें 4 लोग चाहिए वहाँ 2 लोगों की ज़रूरत होने लगी, तो श्रमिकों की संख्या को घटा दिया गया। उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा ब्रिटेन में अभी भी क्या था, क्योंकि पारंपरिक तरीके से उद्योग थे, लोग हाथों से बनाकर भी चीज़ों को बना रहे थे, तो होता क्या है जो नए उद्योग हैं वो पीछे चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाथों से बनाई चीज़ें हैं वो ज़्यादा टिकाऊ हैं और अच्छी हैं, इसीलिए जो व्यापारी लोग थे वो हाथों से बनी हुई चीज़ों को ही ज़्यादा खरीद रहे थे। तो जितने भी नए उद्योग थे वो जो थोड़े दिनों के लिए उनकी जो गति है वो धीमी पड़ गई। और सूती और धातु उद्योग जो थे वो पारंपरिक उद्योगों में उनमें कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं ला सके ये लोग। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, नए नए कारखाने खोले जाते हैं, जैसे कि भवन निर्माण, फर्नीचर कारखाने, कांच के कारखाने और भी कई सारे अलग अलग तरीके के कारखानों को खोला जाता है। तो शुरुआती दिनों में तो ऐसा होता था क्योंकि मशीनों का प्रयोग पहले फर्स्ट टाइम किया जा रहा है और मशीनें बहुत महंगी भी हुआ करती थी, तो एक दिक्कत आने लगी कि उनके रखरखाव मतलब मेंटेनेंस उनका करना, उनका रखरखाव करना, उनमें जो टूट फूट हो रही है उसको सही करवाना, ये बहुत महंगा पड़ता था। ठीक है, इसीलिए जो है लोग क्या करते थे, श्रमिकों से, जो किसान जो हाथों से बना रहे हैं सामान, उसको जो है उसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद किया। इसीलिए जो औद्योगिक परिवर्तन की जो गति थी वो क्या हुई, थोड़ी सी धीमी हो गई। अब क्योंकि मशीनों का स्टार्टिंग हो चुका है, एक साइड किसान भी हाथों से बना रहे हैं सामान को, एक साइड कारखानों में भी मशीनों के द्वारा बन रहा है सामान, तो इसका बेटा इम्पैक्ट जो है वो हम श्रमिकों पर देखते हैं, श्रमिकों के जीवन पर पड़ता है। वो क्या होता है कि शुरू में तो इस पर थोड़ा सा असर पड़ता है क्योंकि लोग जो हैं वो अच्छा सामान खरीदना पसंद कर रहे थे, तो वो किसानों से खरीदते हैं, श्रमिकों से खरीदते हैं। लेकिन मशीन जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई और अच्छी मशीनें आ गई, व्यापारी लोगों ने अच्छी मशीनें खरीद ली, तो श्रमिकों का इसका इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो श्रमिकों के जीवन पर पड़ता है। वो यही पड़ता है कि लोग अब उनसे सामान खरीदने की बजाय मशीनों से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कम टाइम लेती हैं और जल्दी बनती है ना। जहाँ 4 लोग काम करते हैं वहीं वो जहाँ 4 लोग काम करके 2 दिन में उस चीज़ को बनाएंगे, वही मशीन क्या कर रही है, आपका 1 दिन में या आधे दिन में ही बनाकर उसको दे रही है। अब इसके लिए क्या होता है कि जो किसान या श्रमिक जो होते हैं वो शहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं ना काम की वजह से। तो सरकारों के द्वारा एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसका नाम है पुअर लॉ अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का क्या काम है कि जब तक उनको शहरों में काम नहीं मिल जाता, जैसे रैन बसेरा होता है ना कि लोग अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, इसी तरीके से ये पुअर लॉ अथॉरिटी थी कि जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जब तक उनको काम नहीं मिल रहा वहाँ पर, तब तक वो इन जो जगह है इन पर अस्थायी रूप से रह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक मशीन आई बेटा, स्पिनिंग मशीन, जिसका श्रमिकों के द्वारा तो बहुत विरोध किया गया। वो इसलिए क्योंकि इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया श्रमिकों को, इस मशीन ने श्रमिकों को रिप्लेस कर दिया है ना। तो इसलिए क्या हुआ, श्रमिकों ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि ये मशीन क्या करती थी, बहुत आसानी से जल्दी से जो है कपड़ों को बना दिया करती थी। इसीलिए इस मशीन के आने से श्रमिकों का जीवन पर प्रभाव पड़ा, प्लस उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया। और इस मशीन के आने से कई लोगों जो है ऐसे हो गए जो बेरोज़गार हो गए, उनका काम छिन गया। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं मशीनों के आने से या मशीनीकरण से श्रमिकों के जीवन पर इस तरीके का जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है उपनिवेशों में औद्योगिकरण, भारतीय कपड़े का युग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि भारत से कच्चा माल ले जा रहे थे, भारत भी आयात निर्यात कर रहा था अन्य देशों के साथ, तो इसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिलता है। और क्योंकि उस टाइम पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ कृषि प्रधान है, जहाँ आपको सूती वस्त्र के लिए कपास आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर आपको आसानी से मसाले मिल जाते हैं और जहाँ पर संसाधनों की अधिकता है, इसीलिए भारत जो है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा ब्रिटेन के लिए।
तो हम ये देखते हैं कि मशीनी युग शुरू होने से पहले तो भारत सूती वस्त्र और रेशम और मसाले को अन्य देशों के साथ जो है निर्यात कर रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है, मशीनी युग आने से 1750 के लगभग भारतीय व्यापारी थे, उनके जो नेटवर्क थे, व्यापारियों के जो अन्य देशों के व्यापारियों से जो नेटवर्क थे वो टूट गए। ऐसा इसलिए हुआ कि जो ब्रिटेन के जो लोग थे, जो यूरोपियंस थे, उन्होंने क्या किया, इन पर अपना दबाव बनाया और इस तरीके से कानून को डाला कि वो केवल उन्हीं के साथ व्यापार करेंगे और अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब ये यूरोपीय क्या करते थे, ये यूरोपियन कंट्री के लोग अपने जितने भी सामान हैं उनको यूरोपीय जहाज़ से ही भेजते थे अपने देश। तो इसके लिए उन्होंने भारत में 2 नए बंदरगाहों की स्थापना की, वो थे मुंबई और कलकत्ता। ठीक है। इसके आगे जो हम वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। आप जब तक इसको पढ़िए, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।